चलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं, वो है स्टेम सेल थेरेपी। जैसे कि आपने जीन थेरेपी पढ़ा है, वैसे ही स्टेम सेल थेरेपी भी होता है। देखिए, जीन थेरेपी में हमने स्पेसिफिक जीन को टारगेट किया है। स्टेम सेल में हम कह रहे हैं कि क्या हम एक सेल जो डैमेज हो चुकी है उसे पूरी तरीके से रिप्लेस कर सकते हैं क्या? अगर हाँ, तो वो हम कर सकते हैं स्टेम सेल से। स्टेम सेल्स ऐसी सेल्स होती हैं जो एक्चुअली में कैपेसिटी रखती हैं, एक तो डिवाइड करने की, तेजी से डिवाइड करेंगी। दूसरा, इन सेल्स की कैपेसिटी होती है दूसरे तरीके की सेल्स में चेंज होने की। मतलब अगर एक स्टेम सेल है और आपने उसको अच्छे से लैब के अंदर कल्चर किया, तो फ्यूचर में ये सेल्स नर्व सेल भी बन सकती हैं, ये सेल्स ब्लड सेल भी बन सकती हैं, लिवर सेल भी बन सकती हैं, मसल सेल्स भी बन सकती हैं, एटसेट्रा, और भी तरीके की सेल्स बन सकती हैं। जैसे कि सर ने एग्जांपल पहले भी दिया है कि मेल फादर की तरफ से स्पर्म सेल आती है, मदर की तरफ से एग सेल आती है, और दोनों का फ्यूजन होने के बाद जाइगोट सेल बनती है। तो ये जाइगोट सेल की कैपेसिटी होती है 9 मंथ्स में पूरा बेबी फॉर्म करने की। तो अगर इसकी कैपेसिटी पूरा बेबी फॉर्म करने की है, तो क्या ये एक अपने आप में स्टेम सेल नहीं है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। जैसे कि मान लीजिए ब्लड सेल है, और अगर एक तरीके की ब्लड सेल आपकी आरबीसी भी बना दे, एक तरीके की ब्लड सेल आपकी डब्ल्यूबीसी भी बना दे, और भी तरीके की बॉडी में ब्लड सेल्स बना दे, तो ये जो पर्टिकुलर स्पेसिफिक सेल है जो किसी में भी कन्वर्ट हो रही है, ये भी स्टेम सेल होती है। राइट? स्टेम सेल्स एक बच्चे के एम्ब्रियोनिक स्टेज पर होती हैं, उसके अंदर, उसकी बॉडी में, क्योंकि ये जाइगोट अपने आप में पूरी पूरी सेल बना रहा है, पूरी पूरी जो है बॉडी बना रहा है, एक तरीके से सारी तरीके की सेल्स बना रहा है। राइट? एक सेल पूरी बॉडी के सारी सेल्स बना रहा है, तो ये अपने आप में स्टेम सेल्स हैं। तो आज के सिनेरियो में तो इन स्टेम सेल्स को कंजर्व करने का भी टेक्नोलॉजी आ गई है। बच्चा बॉर्न होता है हॉस्पिटल में, और पेरेंट्स के पास डॉक्टर्स आते हैं और कहते हैं कि आप अपने बच्चे के स्टेम सेल को हमारे साथ सेफ और सिक्योर रखने की कोशिश करेंगे, क्या आप उसको करना चाहेंगे? तो डॉक्टर्स से पेरेंट्स बोलते हैं कि हाँ, हम करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते। तो इसका मतलब क्या है? हॉस्पिटल आपके बच्चे के नाम से कुछ सेल्स को अपने पास स्टोर करके रखेगा। फ्यूचर में मान लीजिए 30s, 40s, 50s, 60s की एज में उसका कोई ऑर्गन खराब हो जाता है, लिवर डैमेज हो गया, किडनी डैमेज हो गई, तो उसकी स्टेम सेल्स को निकाल करके पूरा का पूरा ऑर्गन भी बनाया जा सकता है। स्किन जल गई तो पूरी स्किन की ग्राफ्टिंग हो सकती है। जब हम दूसरे, मैंने अभी आपको ट्रांसप्लांटेशन मेथड पीछे पढ़ाया है, जीनो ट्रांसप्लांटेशन। जीनो में तो हम एनिमल से ले रहे थे, लेकिन मान लीजिए दूसरे ह्यूमन से भी कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया जाता है, तो रिजेक्शन का स्कोप होता है। अगर उसकी खुद की ही स्टेम सेल्स होंगी तो बॉडी रिजेक्ट उसको नहीं करेंगी। तो स्टेम सेल की डेफिनेशन जब स्टूडेंट्स आप एग्जाम में लिखेंगे तो लिखेंगे कि ये एक रीजेनरेटिव मेडिसिन है। रीजेनरेटिव वर्ड का ही मतलब समझ लीजिए कि हम क्या कर रहे हैं, पर्टिकुलर सेल को रीजेनरेट करा रहे हैं। तो हम रीजेनरेटिव मेडिसिन कह रहे हैं जहां हम एक कोशिश कर रहे हैं कि रिस्पॉन्स हो अगेंस्ट एनी काइंड ऑफ डिजीज। डिजीज के अगेंस्ट हो जाए, भाई डिजीज में कोई ऑर्गन खराब हो रहा है तो रिप्लेस कर दो उन सेल्स को। कैंसर है, कैंसर की अगर सेल्स तेजी से, ब्लड की सेल्स कैंसरस हो गई और तेजी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो रिप्लेस कर देते हैं उन सेल्स को। या बॉडी में कोई डिसफंक्शनिंग हो गई, कोई ऑर्गन नहीं हो पा रहा है यहाँ पर फंक्शन और उसको रिप्लेस करना है, या फिर किसी टिश्यू में इंजरी हो गई, इन सभी चीज़ों को क्योर किया जा सकता है यूजिंग स्टेम सेल्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। स्टेम सेल्स के डेरिवेटिव्स भी होते हैं, आगे पढ़ा दूंगा। ये डेफिनेशन अच्छे से लिख कर आना एग्जाम में, ऐसा नहीं कुछ भी लिख कर आ जाओ। और ये डायग्राम आप आराम से एग्जाम में बना सकते हो कि एक स्टेम सेल का ग्रुप दिखाया, लैब में कल्चर करा, और अलग अलग तरीके की सेल्स में आपने उसे क्या कर दिया, यहाँ पर मल्टीप्लाई करा दिया। ठीक है? अब सेल की ना एक पोटेंसी होती है। पोटेंसी का मतलब होता है कि उसकी कितनी एबिलिटी और कितनी कैपेसिटी है कि वो तेजी से डिफरेंशिएट हो सके अदर टाइप ऑफ सेल्स में। डिफरेंशिएशन वर्ड अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स, तो मैं बता देता हूँ। डिफरेंशिएट समझिए जैसे एक क्लासरूम है, क्लासरूम में ये सारे छोटे छोटे प्यारे प्यारे क्यूट क्यूट लवली लवली बच्चे बैठे हैं, है ना। अब इनसे मान लीजिए टीचर पूछेगी कि बच्चों आप बड़े होकर के क्या बनना चाहते हो, तो कोई बोलेगा भाई हम डॉक्टर बनना चाहते हैं, कोई बोलेगा हम लॉयर बनना चाहते हैं, कोई बोलेंगे भाई हम यूपीएससी एस्पिरेंट बनना चाहते हैं। एस्पिरेंट बनना भी अपने आप में एक बड़ा, एक हम कह सकते हैं कि एक करियर है ना। तो डेफिनेटली यू वांट टू बी आईएएस टुमारो, दैट इज द करियर। ओके, सो स्टूडेंट्स, इसमें क्या है कि बच्चे अभी क्या है, एक ही क्लास में है ना, लेट अस से दे आर इन क्लास 5, दे ऑल वांट टू बिकम समथिंग बट दे आर टुगेदर सिटिंग इन अ सेम क्लास टुडे, सो दे आर
अनडिफरेंशिएटेड, अनडिफरेंशिएटेड। ऐसे ही हमारी बॉडी में सेल्स हैं जो अभी एक ही लेवल पर हैं, वो आगे जाकर के कुछ भी बन सकती हैं, तो वो अनडिफरेंशिएटेड है। जब ये आगे जाकर के लॉयर बन जाएंगे, डॉक्टर बन जाएंगे, आईएएस बन जाएंगे, तब हम बोलेंगे क्या कर चुके हैं, अपना काम अटेन कर चुके हैं, सो दे आर डिफरेंशिएटेड। तो बायोलॉजी में जब ये टर्म बोलते हैं ना डिफरेंशिएटेड, इसका मतलब द सेल हैज़ बीन डिफरेंशिएटेड, मतलब उसने अब जिंदगी में डिसाइड कर लिया है कि उसे ब्लड सेल रहना है, उसने डिसाइड कर लिया उसे मसल सेल रहना है, बोन सेल रहना है। ऐसी बच्चे ने बड़े होकर के डिग्री लेकर के डॉक्टर बन गया। अब ये डॉक्टर जब बन गया तो अभी डॉक्टर ये काम करेगा, है ना। लेकिन अगर मान लीजिए एक दिन इसे बोला जाए देखो भाई अब तुम्हें ना हम क्या कर रहे हैं, रीडिफरेंशिएट कर रहे हैं। रीडिफरेंशिएट का मतलब हो गया तुम्हें वापस से स्कूल में भेजा जाएगा, फिर तुम दोबारा पढ़ाई करोगे और इस बार हम तुम्हें लॉयर बनाएंगे बड़े होकर के। तो ये ऐसा हम सेल के साथ भी कर सकते हैं। एक सेल जो मान लीजिए मसल की सेल है, उस मसल की सेल को रीडिफरेंशिएट किया जाए और उसे ग्रो कराया जाए ताकि फ्यूचर में मान लीजिए उसे ब्लड सेल की तरह ग्रो कराया जाए। तो ये स्टेम सेल थेरेपी यहां भी अपना रोल प्ले करती है स्टूडेंट्स। तो ऐसा स्टूडेंट्स हम किसी पर्टिकुलर पेशेंट के साथ भी कर सकते हैं। मान लीजिए वो एडल्ट है तो डेफिनेटली उसकी एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स तो हमारे पास नहीं है, तो उसके पर्टिकुलर किसी टिश्यू को बाहर निकाला जा सकता है, उसकी सेल्स को वापस से हम क्या कर सकते हैं, रीडिफरेंशिएशन कर करके दूसरे तरीके की सेल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। राइट स्टूडेंट्स, तो ऐसी चीज़ें पॉसिबल हैं आज के टाइम में, लेकिन ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, बहुत ज़्यादा हर कोई इंडिविजुअल इसको अफोर्ड नहीं कर सकता। और स्टेम सेल थेरेपी अपने आप में एक बडिंग फील्ड ऑफ मेडिसिन में बायोटेक्नोलॉजी टूल को यूज़ करके आने वाले समय में ये बिल्कुल एक ऐसा टूल बन जाएगा जहाँ पर बहुत से प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सकता है। तो जब किसी सेल की पोटेंसी की बात करी जाएगी कि उसके अंदर कितनी कैपेसिटी है कि वो डिफरेंशिएट हो सके, उसे हम बोलते हैं सेल पोटेंसी। अब जाइगोट की आप मुझे बताइए, जाइगोट की पोटेंसी ज्यादा है या फिर एक ब्लड सेल की? ब्लड सेल किसी भी और तरीके के ब्लड सेल में ही कन्वर्ट हो सकती है, लेकिन जाइगोट सेल तो हर तरीके की सेल में कन्वर्ट हो सकती है। तो पोटेंसी ज्यादा किसकी है? जाइगोट सेल की पोटेंसी ज्यादा है। ठीक है, ये समझ गए आप। इसी तरीके से जो पर्टिकुलर सेल्स होती हैं वो अलग अलग तरीके की हैं, जैसे कि कुछ नाम है। अब मैं इसे थोड़ा सा क्लीन अप कर रहा हूं स्टूडेंट्स स्लाइड्स को। जैसे कि पहला नाम है टोटीपोटेंट सेल। टोटीपोटेंट सेल वो सेल होती है जो पूरे नए इंडिविजुअल को ही डिफरेंशिएट करके बना दे, जैसे कि डाइगोट सेल। इससे ज्यादा पोटेंसी और किसी की नहीं है। सबसे ज्यादा पोटेंसी जिस सेल की है उसके लिए जो नाम है वो है टोटीपोटेंट सेल। 2-3 बार बोलो याद हो जाएगा, अजीब सा नाम है टोटीपोटेंट। ठीक है, कोई बात नहीं, साइंस ऐसी होती है, कोई बात नहीं ना, क्या हो गया, हिस्ट्री में भी और पॉलिटी में भी तो पढ़ते हो टर्म्स, यहां भी पढ़ लिया एक टर्म, 2-3 बार बोलो याद हो जाएगा। दूसरा है प्लूरीपोटेंट सेल। प्लूरीपोटेंट सेल कौन सी होती हैं? जो ऑल टाइप ऑफ सेल टाइप्स को बना सकती हैं अपनी बॉडी में, जैसे कि एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स हैं, वो मतलब उसी तरीके की जो सेल्स हैं उसमें कन्वर्ट हो सकती हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा स्कोप इसमें होता नहीं है। मैं आपको एक डायग्राम से समझाता हूँ तो आपको समझ में आएगा। जैसे कि मान लीजिए ये टोटीपोटेंट सेल, टोटीपोटेंट सेल सारी तरीके की सेल्स बना रही हैं, सिंपल। लेकिन जो प्लूरीपोटेंट सेल है वो एक, ये जो एंडोडर्म की है या मीजोडर्म की है या एंटोडर्म की है, बेसिकली क्या होता है, जाइगोट सेल जब डिवाइड करती है तो 3 लेयर्स बनती हैं हमारी बॉडी में। ये जो बाहर की लेयर होती है इसे हम बोलते हैं एक्टोडर्म, बीच की होती है मीजोडर्म और अंदर की होती है एंडोडर्म। तो हमारी बॉडी के ऑर्गन भी फिर उसी हिसाब से बनते हैं, बाहर के अंदर के। ठीक है, तो ये इस तरीके से ये पर्टिकुलर ऑर्गन्स यहाँ से इन जर्म लेयर से बनते हैं। तो अगर ये पर्टिकुलर इस तरीके की जर्म लेयर है तो वो ऐसे ही येलो कलर की सेल से येलो कलर की सेल्स में टाइप में कन्वर्ट हो जाएंगी, रेड कलर से रेड कलर की टाइप में कन्वर्ट होंगी। तो ये इस तरीके की सेल्स जो होती हैं उन्हें प्लूरीपोटेंट कहते हैं। राइट, अब देखिए इसमें भी ना स्पेसिफिक सेल्स है, इसमें भी स्पेसिफिक सेल्स हैं स्टूडेंट्स। तो मल्टीपोटेंट क्या होता है? मल्टीपोटेंट की पोटेंसी और भी कम हो गई। तो सबसे ज़्यादा पोटेंसी किसकी है? सबसे ज़्यादा पोटेंसी टोटीपोटेंट की है। सेकंड नंबर पे पोटेंसी किसकी है? फर्स्ट नंबर पे हाईएस्ट पोटेंसी जाइगोट की, टोटीपोटेंट की। दूसरे नंबर पे आ गया प्लूरीपोटेंट, वो डिफरेंट टाइप्स में कन्वर्ट हो सकती है लेकिन लिमिटेशन है, पूरा इंडिविजुअल नहीं बना सकती। मल्टीपोटेंट तीसरे नंबर पे आ गई कि भाई रेड ब्लड सेल से रेड ब्लड सेल्स में कन्वर्ट होंगी या फिर स्पेसिफिक काइंड ऑफ ब्लड सेल में ही कन्वर्ट होंगी, बहुत ही लिमिटेड स्कोप है, तो वो मल्टीपोटेंट हो गई। ठीक है, अब जो फोर्थ टाइप आता है स्टूडेंट्स उसे हम कहते हैं इंड्यूस्ड प्लूरीपोटेंट। इंड्यूस्ड का मतलब हो गया वही जो कोई एडल्ट है
और उसकी हमने जो है क्या है मसल सेल ले ली और उस पर्टिकुलर मसल सेल को इंड्यूस कराया कि अब तुम कन्वर्ट हो जाओ प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल में, क्योंकि तुम्हें आगे जाकर के डॉक्टर हो आज, अब तुम्हें लॉयर बनाना है। वही वाली कॉन्सेप्ट कि अब तुम्हें मसल सेल से हमें क्या बनाना है, ब्लड के बॉडी के अंदर ब्लड सेल बनाना है। तो इसका मतलब आप इंड्यूस कर रहे हो। तो एक्चुअली में आज के समय में अगर कोई एडल्ट है और उसको स्टेम सेल थेरेपी करानी है किसी ऑर्गन के लिए, स्किन के लिए, ग्राफ्टिंग के लिए और भी किसी भी इंजरी के लिए, डिजीज के लिए, तो उसको बोला जाएगा कि आपको इंड्यूस्ड प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल थेरेपी में जाना पड़ेगा। ठीक है। बाकी बच्चा जब बॉर्न होगा तो उस पर्टिकुलर जाइगोट से पूरी बेबी फॉर्म होगा तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स उसके इकट्ठे करके स्टोर की जा सकती है। अब इसमें एडवांटेज हैं, कुछ डिसएडवांटेज हैं। आई होप आप समझ गए हैं। मैंने एक एक को पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ, थोड़ा इजी हो जाएगा। जैसे मल्टीपोटेंट है, दे कैन डेवलप इनटू मोर देन वन सेल टाइप्स बट लिमिटेड। जैसे कि एडल्ट स्टेम सेल है तो ब्लड स्टेम सेल्स में ही वो कन्वर्ट हो सकती हैं, तो ये बहुत स्पेसिफिक हो गया मल्टीपोटेंट। प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स जो हो गई, दे आर डिराइव्ड फ्रॉम स्किन एंड दी ब्लड सेल्स एंड हैव रीप्रोग्राम्ड बैक इनटू एम्ब्रियोनिक लाइक प्लूरीपोटेंट सेल्स। मतलब इनकी रीप्रोग्रामिंग वापस से कर दी गई है कि चलो तुम स्टेम सेल की तरह दोबारा वापस आ जाओ और अब तुम्हें कुछ और तरीके की सेल्स में कन्वर्ट करना है। तो ये इंड्यूस्ड वाला मैंने आपको पढ़ा दिया एडल्ट्स में आज के समय में जो अप्लाई होगा। एडवांटेजेस क्या हैं? देखिए बहुत सारी डिजीजेज हैं जिसके हमारे पास ड्रग्स और क्योर अवेलेबल नहीं है। एल्जाइमर है, पार्किंसंस है, स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज हैं, डायबिटीज़, हार्ट डिजीजेज, इनफैक्ट कैंसर ऑल्सो। तो ये वहाँ पर रोल प्ले कर सकती हैं, वहाँ ट्रीटमेंट कर सकती हैं। ब्लड स्टेम सेल्स को हम ट्रीट कर सकते हैं ल्यूकीमिया जैसी ब्लड कैंसर वाली प्रॉब्लम से। अब कैंसर की जो सेल्स हैं, इन सेल्स को अगर हेल्दी सेल्स से रिप्लेस कर दिया जाए तो कैंसर क्योर हो जाएगा। यही स्टेम सेल्स कर सकती हैं। तो आपकी बॉडी में कैंसर सेल्स हैं, वो बढ़ती जाएंगी तो इंसान की जो है आगे जाकर डेथ हो जाएगी। तो क्यों ना उसे स्टेम सेल थेरेपी से नई हेल्दी सेल्स बना दी जाए, धीरे धीरे कैंसर सेल्स को रिमूव कर दिया जाए। ठीक है। देन आपका क्या है, इसमें रिस्क नहीं है रिजेक्शन का, मैंने ऑलरेडी बता दिया। फास्ट रिकवरी होगी पेशेंट की और सर्जिकल यहाँ पर कॉम्प्लिकेशंस जो है ज़्यादा ऑपरेशन वगैरह की नहीं है। इसमें सिर्फ स्मॉल नंबर ऑफ सेल्स अगर आपको मिल जाती हैं, अगर बिल्कुल छोटी सी क्वांटिटी में भी सेल मिल गई तो मल्टीप्लाई तो हम करा ही लेंगे। इंपॉर्टेंट ये होता है कि स्टेम सेल जो है ना, इनको बनाना बहुत मुश्किल है। प्रॉब्लम इनके बनाने की है। एक बार बन गई तो मल्टीप्लाई कराना आसान है, इसीलिए डिसएडवांटेज भी यही है। लॉन्ग पीरियड ऑफ ग्रोथ रिक्वायर्ड बिफोर यूजिंग देम। पहले इनको बनाना ही मुश्किल है, ये डिसएडवांटेज है। बन गई तो बहुत तेजी से मल्टीप्लाई करा सकते हैं, ये इसका एडवांटेज है। स्टेम सेल्स ट्रांसप्लांट कैन बी यूज्ड, ये रिप्लेस करने में यूज हो सकती है बोन मैरो को। तो कीमोथेरेपी ट्रीटमेंट्स या कैंसर ट्रीटमेंट्स में ये रोल प्ले कर सकती हैं, मैंने बता दिया। अब आ जाते हैं एडवांटेज के बाद डिसएडवांटेज पर। भाई कॉस्टली तो है ही, कॉस्टली तो है ही, सिंपल सी बात है। आगे सस्ती हो जाएगी तो बात अलग है, अभी तो कॉस्टली है। और स्टेम सेल्स को बनाना ही अपने आप में एक चैलेंज है। मतलब वो जो आपका डॉक्टर है ना, बन गया ना डॉक्टर, अब उसे लॉयर बनाने के लिए जो तुम उसे मेहनत कराओगे ना, कितना मुश्किल है। ऐसी सोचो, एक सेल जो मैच्योर हो चुकी है, डिफरेंशिएट हो चुकी है, उसे तुम डी डिफरेंशिएट करके रीडिफरेंशिएट कर रहे हो, तो ये अपने आप में एक प्रॉब्लम है। तो स्टूडेंट्स, देन आ गया एथिकल इश्यूज़। जो एथिकल इश्यूज़ हैं कि भाई हम जर्म लाइन थेरेपी में इसमें चेंजेस कर दें और फिर उसमें जो है अलग तरीके से और इसमें ऐसे इम्पैक्ट आ जाएं जीन के जो फ्यूचर जनरेशन को यूज़फुल हो जाए, देन इसका फ्यूचर में मिसयूज़ होना, ये सब चीज़ें इसमें रिलेटेड हैं। और बायोएथिक्स यही कहता है कि भाई आप नेचर के साथ छेड़छाड़ तो कर रहे हो। तो ये पूरा टॉपिक है स्टूडेंट्स, आपको आई होप आपको समझ में आया। अब इंडिया के रेगुलेशन के हिसाब से अगर मैं बताऊं तो इंडिया के रेगुलेशन में ये है स्टूडेंट्स कि पर्टिकुलर टाइप ऑफ, जो मार्च 2019 में ये बोला गया कि न्यू ड्रग्स, जो पर्टिकुलर टाइप ऑफ न्यू ड्रग्स हैं, क्लिनिकल ट्रायल्स रूल्स हैं, उसके हिसाब से बोला गया है कि स्टेम सेल्स डिराइव्ड प्रोडक्ट्स भी अपने आप में नई ड्रग्स की तरह माने जाएंगे। तो मतलब अगर स्टेम सेल्स अगर बना रहा है कोई डॉक्टर तो वो नई ड्रग्स की तरह अब देखे जाएंगे। इसका मतलब अगर उन्हें डॉक्टर को बना करके यूज़ करना है तो उसे गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए। ये आपके नए रूल्स हैं स्टेम सेल्स को लेकर के। और इंडिया के रिस्पेक्ट में देखें, इन इंडिया एज वेल एज ग्लोबली, ब्लड स्टेम सेल्स के रिस्पेक्ट में ही फ्रॉम द बोन मैरो, इसी तरीके के ब्लड कैंसर्स को ट्रीट करने के लिए ही अभी परमिशन है। और बाकी अलग इसमें यूसेज में परमिशन अभी नहीं है इनफैक्ट, बट यस इन फ्यूचर इट कैन बी कि अलग अलग एरियाज में जो एप्लीकेशन होंगे उसका स्कोप ओपन हो जाए। और क्लिनिकल यूज इन मैनी ऑफ द डिजीजेज ऑफ एनी ऑफ द स्टेम सेल्स अदर देन दिस इज स्टिल इन वेरी अर्ली स्टेज और रिसर्च प्रोसेस पे अभी ये है। तो मैं अभी फिर वही बात बोलूँगा कि फ्यूचर में यस नए नए एप्लीकेशन इसके मिलते रहेंगे। स्टूडेंट्स, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। डन। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है स्टूडेंट्स फार्माकोजेनोमिक्स। क्लियर।
अब इसमें देखिए दो शब्द हैं, पहला शब्द है फार्माकोलॉजी और दूसरा शब्द है जीनोमिक्स। जीनोमिक्स का मतलब होता है स्टडी ऑफ जीन्स एंड देयर फंक्शंस, जो भी जीन जेनेटिक मेकअप है हमारा उसकी स्टडी करना, उसे जीनोमिक्स कहते हैं। और फार्माकोलॉजी हो गया स्टडी ऑफ ड्रग्स। अब क्या होता है कि हमारी बॉडी पर कोई पर्टिकुलर ड्रग्स कितने ज़्यादा हमारी बॉडी पर इम्पैक्ट करेंगे, ये इसका फर्क पड़ता है जीन लेवल पर भी। क्योंकि आपने देखा होगा कि कुछ इंडिविजुअल ऐसे होते हैं जिन पर किसी पर्टिकुलर ड्रग का इम्पैक्ट ज़्यादा होता है, किसी पर इम्पैक्ट कम हो जाता है, इनफैक्ट किसी किसी पे तो होता ही नहीं। और ये एज पर भी डिपेंड करेगा स्टूडेंट्स, कि भाई अगर बच्चे हैं, एडल्ट्स हैं, तो उस लेवल पर उनको क्या इम्पैक्ट रहेगा पर्टिकुलर ड्रग का। तो एक ब्रांच ऑफ साइंस पूरी की पूरी जो इस बात को स्टडी करती है कि किसी पर्टिकुलर पर्सन पर ड्रग्स का रिस्पॉन्स क्या रहेगा और कैसे जीन्स इस रिस्पॉन्स को अफेक्ट करती हैं, इसे हम कहते हैं फार्माकोजिनोमिक्स। इसका एक एग्जांपल लेंगे अब। जैसे एक जीन है CYP2D6। अब ये जो पर्टिकुलर जीन है स्टूडेंट्स, ये क्या रोल प्ले करता है? जैसे कि एक पर्टिकुलर ड्रग है कोडीन, ये ड्रग अगर डॉक्टर्स देते हैं तो विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर जीन, इसके जो प्रोडक्ट होगा, जीन का जो प्रोटीन होगा, उसकी इन्फ्लुएंस में ये ड्रग कन्वर्ट हो जाती है इनटू मॉर्फिन और बॉडी में ये एज अ पेन किलर हेल्प करती है। तो ऐसी स्टडी थी जो कंडक्ट करी गई थी कि जो फीमेल्स, जिन फीमेल्स ने रिसेंटली बर्थ दिया और बर्थ देने के बाद अगर उनकी बॉडी में पेन था तो डॉक्टर्स ने उनको कोडीन नाम की ड्रग दी और उनकी बॉडी में क्या हुआ कि पेन किलर की तरह मॉर्फिन में कन्वर्जन हुआ और उनकी बॉडी में पेन किलर की तरह ये ड्रग ने काम किया। लेकिन कुछ फीमेल्स में ये मॉर्फिन का कंटेंट बहुत ज़्यादा था बॉडी में, तो जब उन्होंने ब्रेस्ट फीड किया अपने न्यूली बॉर्न बेबी को तो उस बच्चे में भी मॉर्फिन का कंटेंट देखा गया। ऐसी स्टडी से पता लगा कि कुछ फीमेल्स में ये ज़्यादा था, कुछ फीमेल्स में कम था। एंड देन देयर कम्स अ पर्टिकुलर एग्जाम्पल ऑफ दिस पर्टिकुलर जीन CYP2D6। इस जीन का इन्फ्लुएंस ड्रग पर भी है जो ड्रग डॉक्टर्स ने दिया। तो स्टूडेंट्स, इस वजह से ये ब्रांच ऑफ साइंस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फ्यूचर में अगर डॉक्टर को आपका जेनेटिक मेकअप पता है तो वो डॉक्टर आपको इजीली वो मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर पाएगा जिन मेडिसिन का डायरेक्ट इंपैक्ट होगा आपके ऊपर, और वो इंपैक्ट फिर इस तरह से होगा कि आप जल्दी से जल्दी क्योर हो जाएंगे। प्रॉपर मेडिसिन, उसका डोज आपको दिया जाएगा जिससे आपकी बॉडी पर डायरेक्ट इंपैक्ट उस ड्रग का पड़े और अननेसेसरी आप कोई दूसरी ड्रग ना खाएं। जैसे कि इसको एग्जाम्पल की तरह लेते हैं कि भाई एक ड्रग रिसेप्टर होता है, हमारी सेल है, सेल की सरफेस पर ड्रग के रिसेप्टर्स होते हैं। ये जो रिसेप्टर्स होते हैं, ये रिसेप्टर इस ड्रग को पहचानते हैं। तो अगर आप कोई ड्रग खाते हैं तो आपकी सेल, बॉडी की सेल की सरफेस पर कुछ रिसेप्टर्स हैं। ये रिसेप्टर्स प्रोटीन्स ही तो हैं, और ये रिसेप्टर्स कितने होंगे कितने नहीं होंगे ये कोई जीन डिसाइड कर रही होगी। तो स्टूडेंट्स, अगर बहुत ज़्यादा रिसेप्टर्स ऐसे हैं तो ड्रग का स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स रहेगा, क्योंकि ड्रग को पहचानने वाले रिसेप्टर्स बहुत हैं। अगर बहुत कम ऐसे रिसेप्टर्स होंगे तो ड्रग का रिस्पॉन्स वीक हो जाएगा। अगर रिसेप्टर्स बहुत ही ज़्यादा कम है और है ही नहीं तो नो रिस्पॉन्स एंड अल्टीमेटली डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स हैं, 5 तरीके के रिसेप्टर्स हैं, तो ड्रग जो है वो पहचान में नहीं आएगी, उसका रिस्पॉन्स बॉडी में नहीं होगा। स्टूडेंट्स, एक एग्जाम्पल और देखेंगे यहाँ पर। ये एग्जाम्पल है ब्रेस्ट कैंसर के रिस्पेक्ट में। यहां पर क्या है कि एक पर्टिकुलर जीन है HER2 जीन। ये जीन क्या बना रही है? प्रोटीन्स बना रही है, और प्रोटीन का नाम क्या है? HER2। तो ये HER2 क्या है? ये आप समझ लीजिए वो रिसेप्टर्स हैं। तो ग्रीन कलर से हमने इसको शो किया हुआ है। TDM1 ये क्या है? ये ड्रग्स हैं स्टूडेंट्स, ये ड्रग है, और ये ड्रग क्या करती है? हेल्प करती है कि ये रिसेप्टर्स जो हैं इनको रिकॉग्नाइज करें, और रिकॉग्नाइज करने के बाद पर्टिकुलर सेल्स को क्या कर दे? किल कर दे। क्लियर? तो कैंसर की सेल्स हैं, उन्हें किल करने में ये ड्रग का रोल है। अब होता क्या है कि ये जो ड्रग होती है
ये रिसेप्टर HER को ही क्या कर सकती है, अंडरस्टैंड कर सकती है, उसी को रिसीव करेगी, वो यही रिसेप्टर्स होंगे HER वाले जो इस ड्रग को रिसीव करेंगे और किलिंग ऑफ द सेल्स होगी। लेकिन ये देखा गया कि HER2 रिसेप्टर्स जो हैं, ये रिसेप्टर्स तभी देखे जाते हैं जब मेलिग्नेंट ट्यूमर होता है। मेलिग्नेंट ट्यूमर का मतलब है ट्यूमर की जो आगे की स्टेजेस होती हैं, जहां ट्यूमर फैलने लगता है, जब वो खतरनाक हो जाता है, उसी स्टेज पर ये HER2 रिसेप्टर्स होंगे। तो अगर ट्यूमर ही मेलिग्नेंट नहीं है तो इसका मतलब HER2 जीन फंक्शन नहीं करेगी और ये रिसेप्टर्स भी नहीं होंगे। इसका मतलब ये पर्टिकुलर ड्रग देने का फायदा नहीं है। मतलब ये ड्रग तभी दी जाएगी जब HER2 रिसेप्टर्स प्रेजेंट हो हाई क्वांटिटी में। तो डॉक्टर्स के हाथ में ये आपका डिसीजन मेकिंग आ गई कि वो कब इस तरीके के पर्टिकुलर ड्रग को यूज करें, उन किन पेशेंट्स को दें और किन को नहीं दें। दिस इज फार्माकोजिनोमिक्स। अब स्टूडेंट्स इसका फ्यूचर क्या है? फ्यूचर ये है कि माना जा रहा है कि फ्यूचर में ऐसे टेलर्ड ड्रग्स हम बना सकते हैं जो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, एज वाइज, जेंडर वाइज स्पेसिफिक हो सकते हैं और बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स जैसे कि अगेन कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेज है, अल्जाइमर डिजीज है, कैंसर है, अस्थमा है, ऐसी बहुत से डिजीजेस को टैकल करने में अपना रोल प्ले कर सकती हैं। और इंडिविजुअल को देख करके उसके जीन लेवल पर स्टडी करने के बाद, उसे अंडरस्टैंड करने के बाद वही स्पेसिफिक ड्रग्स दी जाएं जो मोस्ट एफिशिएंटली इस इंडिविजुअल में वर्क करें और जल्दी से जल्दी उसको ठीक करें। ठीक है, तो टॉपिक समझ में आ गया, बेसिक समझ में आ गया, 2 एग्जांपल समझ में आ गए, काफी है। और मेंस एग्जाम में ये अपने आप में एक सिंगल पॉइंट ही बनेगा। बहुत मुश्किल है कि इस पे एक स्पेशल क्वेश्चन बने पूरा का पूरा डेडिकेटेड, लेकिन अगर प्रीलिम्स में कोई क्वेश्चन आता है तो बहुत से इसके यूसेज हो सकते हैं, मैंने आपको बता दिए और बेसिक्स भी आपको समझा दिए हैं। तो आई होप आप ऐसा कोई भी क्वेश्चन आएगा तो अब एटलीस्ट आप इस नॉलेज को यूज करके उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, और ये लास्ट टॉपिक भी है हमारे डिस्कशन का, दैट इज सिंथेटिक बायोलॉजी। अब सिंथेटिक बायोलॉजी जो वर्ड है, सबसे पहली बार ये पर्टिकुलर नाम है बारबरा 1980s में इन्होंने इस टर्म को दिया। तो सिंथेटिक बायोलॉजी एक्चुअली में है क्या स्टूडेंट्स? देखिए, अभी तक हम क्या कर रहे हैं, जो भी नेचुरल जेनेटिक मटेरियल है उसमें जीन मैनिपुलेशन कर रहे हैं, थोड़ा सा एक फॉरेन जीन इंट्रोड्यूस कर दिया, कोई जीन में कट लगा दिया, इतना ही कर रहे हैं। लेकिन अगर हम उससे भी नेक्स्ट लेवल पर चले जाएं और हम अननेचुरल ऑर्गेनिजम्स या ऐसे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बनाने लगे जेनेटिक इंजीनियरिंग करके जो नेचुरली बनते ही नहीं है, तो वो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी हो गई सिंथेटिक। राइट, तो डेफिनेशन क्या है? ये जेनेटिक सीक्वेंसिंग को यूज करके, एडिटिंग को यूज करके मॉडिफिकेशंस कर सकता है और अननेचुरल ऑर्गेनिजम्स और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बना सकता है जो नेचर में नॉर्मली बनते ही नहीं है। और इस तरीके से लिविंग सिस्टम में वो कैसे फंक्शन करते हैं और उनका फिर एप्लीकेशंस, ये हो गया आपका सिस्टम बायोलॉजी। तो COP होती है 2016 में, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, और इस तरीके की कन्वेंशन में पहली बार इस पर्टिकुलर टर्म को डिफाइन किया जाता है। तो या तो आप ये डेफिनेशन यूज करिए या आप ये यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, इसकी आप डेफिनेशन यूज करिए। ये कहते हैं कि एक नई डायमेंशन ऑफ मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी जो कंबाइन करती है साइंस को, टेक्नोलॉजी को और इंजीनियरिंग को, ताकि फैसिलिटेट किया जा सके कि हम कैसी अंडरस्टैंडिंग रखते हैं, नए डिजाइन्स बनाते हैं, रीडिजाइनिंग करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, मॉडिफिकेशन करते हैं जेनेटिक मटेरियल में, लिविंग ऑर्गेनिज्म और बायोलॉजिकल सिस्टम्स में। ये पर्टिकुलर डेफिनेशन स्टूडेंट्स आप ध्यान से देखिए कि अगर इंट्रोडक्शन में अगर आप यूज करते हैं अपने मेंस के आंसर में तो बहुत इफेक्टिव और इम्पैक्ट छोड़ेगा ये। लेकिन क्या है कि इसको याद करना उतना ही मुश्किल है। मैं चाहूंगा कि आप क्रैमिंग मत करिए, आप शब्दों को देखिए। शब्द कहता है कि नया मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी, शब्द एक शब्द कीवर्ड, दूसरा वर्ड की आपकी ये सारी चीज़ों को जोड़ रहा है, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, जिसमें आप अंडरस्टैंडिंग कर रहे हैं, डिज़ाइन, रीडिज़ाइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग। देखिए ऐसे टर्म्स को आप एक्रोनिम फॉर्म में लिख लीजिए अपने नोट्स में, और फिर क्या होगा, आपको डेफिनेशन ना क्रैम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग होगी तो आप लिख लेंगे एग्जाम में, क्लियर। लेकिन आप इसको मेंशन कर सकते हैं कि ये डेफिनेशन किसके हिसाब से है भाई, ये यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के हिसाब से है। तो हमें टर्म समझ में आ गया। अब आते हैं कि भाई इसके एप्लीकेशंस किस किस फील्ड में है। स्टूडेंट्स, इसके एप्लीकेशंस की लिमिट नहीं है। अगर मैं इसके एप्लीकेशंस में जाऊं तो सबसे पहला एप्लीकेशन तो इसका सिंपल मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में है,
मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में, मेडिसिन में अगर हम जाएं तो नई वैक्सीन्स बना देना, यहाँ पर नए डायग्नोस्टिक डिवाइसेस बना देना, बहुत कुछ हो सकता है। इसका एप्लीकेशंस आपका मेडिसिन फील्ड में भी बता ही दिया मैंने, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, मेडिसिन। यहाँ पर हम अलग अलग तरीके के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज़ कर सकते हैं ताकि ड्रग डिलीवरी टारगेटेड हो सके, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। इसके अलावा इसका एप्लीकेशन आपका एग्रीकल्चर में भी है, इसका एप्लीकेशन आपका बायो इन्फॉर्मेटिक्स में है, कंप्यूटर साइंस में है, क्योंकि आपके जो फ्यूचर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आता है या फिर आपके जो मशीन लर्निंग टेक्निक्स है वहाँ भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सिंक हो सकता है। सिंथेटिक बायोलॉजी में नई नई एप्लीकेशंस डिराइव की जा सकती हैं और इनफैक्ट बायो रेमेडिएशन में भी इसका रोल आता है और जो भी आप चीज़ें सोच सकते हैं, बायोफ्यूल्स में भी है। तो ये सब एस्पेक्ट्स में इसके एप्लीकेशंस हैं। ब्रॉडर एस्पेक्ट में लिखना होगा, आपसे प्रीलिम्स में पूछता है ये हो सकता है, ये हो सकता है, तो देखिएगा जनरली चीज़ें ज़्यादातर पॉसिबल होंगी अनटिल अनलेस कोई एक्सट्रीम स्टेटमेंट ना हो। और मेंस में आपको इन सब डायमेंशंस में अपना आंसर मिल जाएगा 4-5 पॉइंट लिखने के लिए। स्पेसिफिक आंसर सर, स्पेसिफिक एग्जाम्पल आप बता दीजिए एक बार, एग्जैक्टली कौन सा एग्जाम्पल है। तो देखिए इसमें हम ये कह सकते हैं कि कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम बना सकते हैं, स्पेसिफिकली डिज़ाइन कर सकते हैं, जो आपका मैंने जैसे बताया बायो रेमेडिएशन टेक्निक में रोल प्ले करें। ठीक है, इसके अलावा स्टूडेंट जैसे इकोलाई है, इकोलाई क्या है, अपने आप में एक बैक्टीरिया है। इस बैक्टीरिया को यूज़ करा गया वैक्सीन बनाने के लिए अगेंस्ट अनदर बैक्टीरिया दैट इज क्लेमाइडिया। ठीक है, ये उसके अगेंस्ट क्या बनाता है, वैक्सीन बनाता है। और एग्जांपल्स अगर आप देखें तो पेट्रोलियम, सिंथेटिक पेट्रोलियम, पेट्रोलियम एंड केमिकल्स, ये भी सिंथेटिक बायोलॉजी से प्रोड्यूस किए जा सकते हैं। तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, बायो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एंड बायोकेमिकल्स ये प्रोड्यूस किए जा सकते हैं। आप एक एग्जांपल और लीजिए, जैसे कि जो ब्लड होता है ना, ब्लड ऑफ हॉर्स शू क्रैब, ये एक तरीके का क्रैब होता है, इसके ब्लड को हम फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में यूज करते हैं ड्रग्स की टेस्टिंग के लिए। तो अब हमें ज़रूरत नहीं है इस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के ब्लड की, हम क्या करेंगे, बायोसिंथेटिक, यहाँ पर सिंथेटिक बायोलॉजी को यूज़ करके इस तरीके के कंपोनेंट्स, केमिकल्स बना लेंगे। ये इस तरीके के ब्लड सिंथेसाइज कर सकते हैं ऑर्गेनिज्म से, जो हमारे को इसमें फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में रोल प्ले करेगा। देन बायोसेंसर्स बना सकते हैं स्टूडेंट्स। ये बायोसेंसर्स हमें हेल्प कर सकते हैं इन डिटेक्शन ऑफ हैवी मेटल्स एंड टॉक्सिन्स। तो ये सब क्या है, रियलिटी में अपने आप में एग्जाम्पल्स हैं और आप अपने आप में इन एग्जाम्पल्स को कोट कर सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो ये तो रही एग्जाम्पल्स की बात। अब आते हैं चैलेंजेस पर। तो सर सिंथेटिक बायोलॉजी के चैलेंजेस क्या क्या हैं। सबसे पहला चैलेंज है स्टूडेंट सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, देखिए सेफ्टी एंड सिक्योरिटी में आप क्या लिखेंगे कि भाई क्या हम कोई ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिक्रिएट तो नहीं कर रहे सिंथेटिक बायोलॉजी से जो और भी ज़्यादा इस तरीके का एक ऐसा कोई वायरस हो जो डेंजरस हो जाए। या आप इसको सिंपल लिख सकते हैं कि कोई पर्टिकुलर ऐसा बैक्टीरिया हम बना दें जो और भी ज़्यादा डेंजरस हो जाए। तो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तो हम कहीं क्रिएट नहीं कर रहे। तो फ्यूचर में क्या हो सकता है, एक बायो वॉर, बायो वेपन्स की बायो वॉर शुरू हो सकती है, राइट। ये सिंथेटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो और भी पैथोजेनिक हो वो प्रोड्यूस किए जा सकते हैं। इसके अलावा ऐसा बोला जाता है कि सेफ्टी सिक्योरिटी में इस तरीके के प्रोडक्ट्स ह्यूमन इम्यून सिस्टम को वीक कर सकते हैं। नेक्स्ट हो सकता है हमारे ह्यूमन जीनोम को मॉडिफाई भी कर दें, क्योंकि आपने क्या यूज़ किया है, जेनेटिक इंजीनियरिंग यूज़ करी है और वो जीन फ्लो कर सकती है और ह्यूमन डीएनए को भी कंटेमिनेट कर सकती है।
नेक्स्ट आपका एग्जांपल आता है कि भाई इसका जो भी प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, ठीक है, लेबोरेटरी लेवल पर तो ठीक है, लेकिन जब आप इसका लार्ज स्केल प्रोडक्शन करने जाते हैं तो इसका लार्ज स्केल प्रोडक्शन के लिए जो टेक्नोलॉजी चाहिए अभी वो किस में है, रिसर्च में है। तो वहाँ पर भी हमें फोकस करना ज़रूरी है, ये अपने आप में एक चैलेंज है। तीसरा इम्पैक्ट है कि भाई अगर आपने ऐसा कुछ किया भी है तो उसकी लीडरशिप कौन लेगा और उसके रिसर्च के पीछे की फंडिंग कौन करेगा। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी अभी भी सिंथेटिक बायोलॉजी में रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हैं और कंसेंसस होना बहुत ज़रूरी है सभी कंट्रीज़ के बीच में। और फिर या तो वो इंटरनेशनल लेवल पर होगा या कंट्री खुद से करे या फिर प्राइवेट प्लेयर्स उसमें इन्वॉल्व होंगे, तो वी आर नॉट श्योर ऑफ। तो एक तो ये चीज़ है। और फिर अगर कोई चीज़ गड़बड़ हो गई तो अगर हम इसको बोले, मैं अलग से लिख रहा हूँ इसको अलग कलर से, अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो उसकी फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी किसके ऊपर है, इस पर क्वेश्चन है, राइट। एंड लास्टली, क्या ये बायोएथिकल है। इसमें जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम भी लिख देता हूं मैं, SynBioSafe करके एक फोरम है जो ऑनलाइन इस तरीके की प्रॉब्लम्स को हाईलाइट करता है और डिस्कशंस करता है। एंड देन इज इट एथिकल, मतलब हम नया अननेचुरल प्रोडक्ट जो बनता ही नहीं है नेचर में वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, ऐसा ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो एग्जिस्ट ही नहीं करता उसे प्रोड्यूस कर सकते हैं। क्या ये चीज़ें सही हैं, क्या ये एथिकल है। तो आपके एथिक्स के भी देखिए एग्जाम्पल आपको मिल रहे हैं बायोलॉजी से, राइट, बायोटेक्नोलॉजी से। ये 5 तरीके के चैलेंजेस काफ़ी हैं, और भी चैलेंजेस हैं, लेकिन मुझे लगता है एग्जाम में आप 5 पॉइंट भी देते हैं, इट गिव्स अ सफिशिएंट स्पेस, इतनी ही होती है कि आप 5 से 6 पॉइंट उसमें दे सके और एग्जाम्पल के साथ दे सके, राइट। तो ये आपके चैलेंजेस हैं स्टूडेंट्स। अब बस ये आगे देखना होगा कि इसको हमें कैसे जो है कन्वर्ट करना है इन पॉलिसी मेकिंग में। तो ये आपका चैलेंज जो है अल्टीमेटली, या वे फॉरवर्ड आप समझिए, पॉलिसी मेकिंग में जाता है कि हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना है। अब इंडिया के रिस्पेक्ट में फरवरी में रिसेंटली न्यूज़ भी आई थी कि इंडिया एक ड्राफ्ट कर रहा है पॉलिसी सिंथेटिक बायोलॉजी के ऊपर। तो अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंडिया को इसमें क्या क्या चीज़ें ध्यान रखने की ज़रूरत है, सबसे पहले तो इंडिया को ये ध्यान रखना है कि इसके अंदर क्या, इस टॉपिक के अंदर, साइंस ऑफ सिंथेटिक बायोलॉजी टॉपिक के अंदर क्या क्या आएगा, सबसे पहली चीज़ तो यही है। फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट में क्या क्या प्रायोरिटीज़ हैं हमारी पब्लिक सेक्टर को लेकर के इस टॉपिक के अंदर। इसके साथ साथ प्राइवेट प्लेयर्स के लिए हम जो गाइडेंस लेकर के आएंगे कि उनका रिसर्च फ्यूचर में किस तरह का रहे, ये भी हमें सोच करके चलना है। एंड अल्टीमेटली इंडिया विल रेगुलेट द डेवलपमेंट एंड यूज ऑफ दिस टेक्नोलॉजी। इसमें एनवायरमेंट के इश्यूज और सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज, इनको भी इंडिया को अपने स्पेसिफिकली इश्यूज रख करके ध्यान में पॉलिसी को बनाना है। तो आप इन सभी टॉपिक्स का, इन पॉइंट्स का ध्यान रखिए, ये आपका वे फॉरवर्ड हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहां पर ये सिंथेटिक बायोलॉजी का टॉपिक फिनिश होता है। बहुत सारे टॉपिक्स मैंने आपको पढ़ाए। अब मैं जल्दी से आपको कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा देता हूं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपका 2013 का है, वैसे तो पुराना क्वेश्चन है, लेकिन आप सोचिए आपसे 10 साल पहले भी यूपीएससी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी पर क्वेश्चन पूछ चुका है। तो यूपीएससी बहुत एडवांस चलता है। हो सकता है आप जो चीज़ें आज पढ़ रहे हैं वो चीज़ें जो हैं उसमें अपडेशन हो, टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट हो, एंड फाइनली फिर हो सकता है 5-6 साल बाद उसके एप्लीकेशंस दिखें, लेकिन यूपीएससी आज ही पूछ ले, राइट। तो इसमें देखिए ये 3 ऑप्शन दिए हैं कि क्या इसमें डिफरेंट स्पीसीज के अक्रॉस जीन को ट्रांसफर कर सकते हैं, एनिमल टू प्लांट्स कर सकते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हायर ऑर्गेनिज्म में कर सकते हैं। तो देखिए जीन किसी की भी हो, यहाँ से एक जगह से दूसरी जगह को जीन को ट्रांसफर किया जा सकता है, बिल्कुल पॉसिबल है। तो तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ सही हैं, करेक्ट हमसे पूछा था। एंड आंसर टू द क्वेश्चन इज डी। ठीक है, अब ये ईजी क्वेश्चन लग रहा होगा आपको, क्योंकि क्या है कि कहीं से कहीं जीन डाल सकते हैं, ये तो सर ने पीछे भी 3 एग्जाम्पल में पढ़ा दिया। लेकिन सोचिए 10 साल पहले ये क्वेश्चन टफ रहा होगा स्टूडेंट्स के लिए। अब ऐसा ही आपके साथ भी होगा। स्टेम सेल्स पे अगला क्वेश्चन है, ये 2012 का क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। जस्ट टेक 1 मिनट, पॉज द वीडियो, ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन में देखिए 3 स्टेटमेंट दिए हैं कि स्टेम सेल्स जो है मैमल से डिराइव होती हैं सिर्फ। दूसरा है ये स्क्रीनिंग ऑफ न्यू ड्रग्स में रोल प्ले कर सकती हैं, मेडिकल थेरेपी कर सकती हैं। तो देखिए ऐसा नहीं है कि स्टेम सेल सिर्फ मैमल से ही मिलेंगी, ऐसा नहीं है। तो 1 स्टेटमेंट आपका गलत है और बाकी 2 चीज़ें, बाकी 2 बातें बिल्कुल सही है, इसलिए आंसर टू द क्वेश्चन इज बी। ठीक है स्टूडेंट्स, ध्यान रखिएगा, स्टेम सेल सिर्फ मैमल से ही मिल सकती है, ऐसा नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, ये मेंस के क्वेश्चन है। ये मेंस का आपके 2 क्वेश्चन आपके सामने हैं। एक क्वेश्चन 2017 का है, एक क्वेश्चन 2018 का है। मैंने आपसे बोला है मेंस में यूपीएससी बायोटेक्नोलॉजी पर एक ना एक क्वेश्चन अल्टरनेट ईयर्स में पूछ रहा है। एक क्वेश्चन मैंने आपको एग्रीकल्चर का दिखाया था,
तो देखिए यहां पर क्वेश्चन किसका है, बायोफार्मा का। अब क्वेश्चन देखिए, इस सेकंड क्वेश्चन को पहले करते हैं कि क्यों एक्टिविटी फील्ड ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में बढ़ रही है हमारी कंट्री में। तो मतलब इस क्वेश्चन में आपको एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी बताना है अलग अलग फील्ड में, भाई एग्रीकल्चर के फील्ड में, एनिमल बायोटेक्नोलॉजी के फील्ड में, फॉरेस्ट बायोटेक्नोलॉजी के फील्ड में, मेडिसिन के फील्ड में, यहाँ पर इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी के फील्ड में। आपको क्या है, जनरल शॉर्ट में जल्दी से एप्लीकेशंस इसकी दे देनी है सभी फील्ड में, दो दो एग्जाम्पल के साथ। ये पहला पार्ट ऑफ द आंसर रहेगा। दूसरा है बेनिफिट इन द फील्ड ऑफ बायोफार्मा। तो बायोफार्मा के फील्ड में आपको एग्जाम्पल्स देने हैं, जैसे जीन थेरेपी का सर ने दिया, या पीछे बायोफार्मास्यूटिकल्स का दिया, हार्मोन्स प्रोडक्शन का दिया, थेरेप्यूटिक जो है प्रोटीन्स का दिया, ठीक है स्टूडेंट्स, वैक्सीन का, डायग्नोसिस का। तो ये सब एग्जांपल्स बनेंगे। इनफैक्ट फार्माकोजेनोमिक्स और सिंथेटिक बायोलॉजी भी आप एज एन एग्जांपल लिख सकते हैं। सब कुछ नहीं लिखना है, 3 से 4 पॉइंट बनाइए, उन पर स्पेसिफिक एग्जांपल दीजिए, एक डायग्राम दीजिए एंड दैट्स इट। आपके पास इतना ज़्यादा स्कोप भी नहीं है, स्पेस नहीं है कि सब कुछ आप लिख सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्टेम सेल्स पर है। स्टेम सेल्स पे क्वेश्चन ये बोलता है कि बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी गेन हो रही है स्टेम सेल में, और वो खुद आपको बता रहा है क्वेश्चन में कि ल्यूकीमिया हो, थैलेसीमिया हो, डैमेज्ड कॉर्निया हो, इन सब में स्टेम सेल का रोल आता है। अब क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन आपको कहता है डिस्क्राइब करो स्टेम सेल थेरेपी क्या है। ये पहला पार्ट है क्वेश्चन का, राइट। एंड दूसरा पार्ट है एडवांटेजेस, बाकी ट्रीटमेंट के कंपैरिजन में इसके एडवांटेजेस क्या है। तो ये 2 पार्ट है, और तीसरा पार्ट में आप बाकी ट्रीटमेंट्स को भी इसमें रखेंगे कि क्या कमियां हैं और स्टेम सेल की क्या खास बातें हैं। तो एडवांटेजेस मैंने आपको इस पर्टिकुलर वीडियो में दे दी है स्टूडेंट्स। आई होप ये सारी चीज़ें आप अच्छे से समझ गए होंगे। यहाँ पर टॉपिक फिनिश होता है मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी का। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।